जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब लोग। आज वाली क्लास से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है हमारा सीएमए फाइनल का ग्रुप 3 का पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले इस सब्जेक्ट का हम थोड़ा सा एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली दो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। एक सेक्शन रहने वाला है हमारा कॉस्टिंग और एक सेशन रहने वाला है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्यूटी, जिसको हम इंटर में है ना ऑलरेडी ओएम के नाम से पढ़ चुके हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के नाम से पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो कॉस्टिंग वाला है पोर्शन वो एग्जाम में 60% वेटेज कवर करता है और जो क्यूटी वाला पोर्शन है वो एग्जाम के लिए 40% वेटेज कवर करता है। लेकिन जो पेपर आते हैं वो पेपर में, अगर तुम लोगों ने भी पेपर्स वगैरह यहाँ पर देखे होंगे तो पेपर में ये जो 60-40% वाला रेशियो है वो फिट नहीं बैठ पाता है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से 30 मार्क्स के जो एमसीक्यूज आते हैं उन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज में से 10 क्वेश्चन तो हमारे कॉस्टिंग से आते हैं यानी 20 मार्क्स के, और 5 क्वेश्चंस हमारे क्यूटी में से आते हैं यानी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। उसके अलावा बाकी बचे हुए जो 7 क्वेश्चंस है जिसमें हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उन 7 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तो हमारा आता है कॉस्टिंग वाले पार्ट में से, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 आता है हमारा क्यूटी वाले पार्ट में से। तो अगर 60-40% का रेशो अगर करना हो तो हम कैसे भी 60-40% का रेशो नहीं कर सकते। मान लो अगर मैं 2 क्वेश्चन क्यूटी के अटेम्प्ट करता हूं और 3 क्वेश्चन मैं कॉस्टिंग के अटेम्प्ट करता हूं, तो 2 क्वेश्चन क्यूटी स्टैंड्स फॉर 28 मार्क्स एंड 10 मार्क्स फॉर एमसीक्यूज, तो 38 मार्क्स ही हो पाएगा। और अगर मैं तीनों क्वेश्चंस क्यूटी के अटेम्प्ट करता हूं यानी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसको हम इंटर में ऑपरेशंस मैनेजमेंट बोलते हैं, तो अगर मैं तीनों क्वेश्चंस यहां पर क्यूटी के अटेम्प्ट करता हूं तो ये हो जाएंगे हमारे 42 मार्क्स और हमारे 10 मार्क्स के यहां पर एमसीक्यू रहने वाला है, तो टोटल 52 मार्क्स। तो इंस्टीट्यूट ने वेटेज तो दिया हुआ है लेकिन एट द एंड ऑफ डे के वेटेज मैटर नहीं करता। तो हम जो पढ़ेंगे वो यहाँ पर ये सारे ही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ पर पहले आज वाली क्लास इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे एक बार, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम आगे कौन से सेक्शंस को पहले पढ़ने वाले हैं। तो आज वाली क्लास में हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक नया सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, सब्जेक्ट का नाम है। अच्छा, सब्जेक्ट स्टार्ट करें उससे पहले ये सब्जेक्ट हमें सिखाता क्या है। बेसिकली ये सब्जेक्ट हमें सिखाएगा बिजनेस में डिसीजन लेना, कि हम बिजनेस में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कॉस्ट को मैनेज करने के लिए किस तरह से मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, किस तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम हमारे बिजनेस में आने वाली कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, मैनेज कर सके और कंट्रोल कर सके। तो इस सब्जेक्ट में हम स्टार्टिंग से एक एक टॉपिक का मैं यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दे देता हूं। तो जैसे सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले वैल्यू चेन एक वर्ड यूज किया हुआ है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वैल्यू चेन होता क्या है और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में ये काम कैसे करता है। सो बेसिकली स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि कॉस्ट को कम करके पूरी बिजनेस की स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए उस कॉस्ट को मैनेज करना। हमें कॉस्ट को कम भी करना है और बिजनेस स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए हमें कॉस्ट को मैनेज भी करना है। सिर्फ कॉस्ट को रिड्यूस करने से काम में नहीं चलेगा, हमने उसको रिड्यूस तो कर लिया लेकिन हम उस रिडक्शन वाले लेवल पर कंट्रोल नहीं रख पाए, जिसकी वजह से फ्यूचर में वो कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें सिर्फ रिड्यूस नहीं करना है, हमें उसको मैनेज भी करना है, हमें उसको कंट्रोल भी करना है, ताकि फ्यूचर में हमारी कॉस्ट बहुत तेजी से इंक्रीज नहीं हो। इसके लिए हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आएगा वैल्यू चेन। तो वैल्यू चेन का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना। मान लो कि हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर तक पहुंचाना है। तो प्रोडक्ट बनाकर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद हम मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सामान पहुंचाते हैं, कस्टमर तक सामान पहुंचाने के बाद उसको हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी देते हैं। तो इन सारी स्टेप्स में कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है। अब वैल्यू चेन एनालिसिस ये देखती है कि कौन सी स्टेप में तो वैल्यू ऐड हो रही है और कौन सी स्टेप में वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, सिर्फ कॉस्ट ऐड हो रही है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का काम यह है कि चलो ठीक है, कॉस्ट तो लगेगी लगेगी,
लेकिन कॉस्ट लगने के साथ साथ प्रोडक्ट में वैल्यूज भी ऐड होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में वैल्यूज ऐड हो रही है तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज वैल्यू चेन ये काम करता है कि अगर सिर्फ कॉस्ट ऐड हो रही है और वैल्यूज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसको भी वहां पर प्रोडक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट करने होते हैं, उसको मैनेजमेंट करना होता है, कंट्रोल करना होता है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो मेरी एक कंपनी है जो शूज बना रही है और शूज में पैकेजिंग वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और मान लो मेरा जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, वो एक्सपेंसिव है और उसकी वजह से मेरी शू की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं पैकेजिंग को सिंप्लीफाई करूं ताकि मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकूं, और मैं अपने शूज की क्वालिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला हूं, या मैं अपने शूज की क्वालिटी को यहां पर रिड्यूस नहीं करने वाला हूं, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मैं सिर्फ पैकेजिंग को सिंप्लीफाई करने वाला हूं। अब इससे होगा क्या कि मेरे शूज की क्वालिटी सेम रहेगी, कस्टमर को स्टिल मेरा प्रोडक्ट पसंद आएगा, और मैंने अपने पैकेजिंग को भी सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की वैल्यू में एडिशन तो होगा क्योंकि स्टिल मैं प्रोडक्ट को पैक करके सेल कर रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आएगी वहां पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, दोनों चीजों में फर्क होता है। कॉस्ट रिडक्शन करने का मतलब है कॉस्ट को परमानेंटली कम कर देना। ठीक है। और कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि एक बार हमने उसको कम कर दिया है तो अब हम उस स्टैंडर्ड को बनाकर रखेंगे। अब हम उस स्टैंडर्ड से कॉस्ट को और ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। बेसिकली मान लो हमने कोई बजट बना रखा है, उस बजट से हम अपनी कॉस्ट को ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर भी। जैसे मान लो कि मेरी एक फैक्ट्री है जहां पर बिजली का बिल आता है, मान लो 50,000 रुपीज पर मंथ आता है, और मैं अपने ट्यूबलाइट्स को हटाकर, क्योंकि ट्यूबलाइट्स ज्यादा कॉस्टली होती है, क्योंकि ट्यूबलाइट ज्यादा एनर्जी यूज करती है, उनको उनको हटाकर मैं उनकी जगह पर लगा लेता हूं एलईडी बल्ब्स या एलईडी ट्यूबलाइट्स लगा लेता हूं, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और मेरी कॉस्ट रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। और मान लो जो मेरी मेरी पहले कॉस्ट आ रही थी 50,000 रुपीज पर मंथ, अब वो रिड्यूस होके हो गई है 30,000 रुपीज पर मंथ। इसको बोला जाएगा कॉस्ट का रिडक्शन। लेकिन अब ये जो 30,000 रुपीज पर मंथ मेरी कॉस्ट आ गई है ना, अब मैं उसको 30,000 ही बनाकर रखने का ट्राई करूं, इसको बोला जाएगा कॉस्ट कंट्रोल। उसके बाद वैल्यू चेन के बारे में मैंने अभी बता ही दिया। एक टर्म और यूज की गई है यहां पर, वैल्यू इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब है कि प्रोडक्ट के फंक्शंस, जो भी हम प्रोडक्ट में फंक्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो कि मैं एक कैलकुलेटर बना, तो कैलकुलेटर बनाने में मेरे को जितने भी वहां पर, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैलकुलेटर है, और कैलकुलेटर में जितने भी मेरे को फंक्शन चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ठीक है, ग्रैंड टोटल, एम प्लस एम माइनस एमआरसी, डिस्प्ले, जो भी मेरे को फंक्शन चाहिए वो सारे फंक्शंस उस कैलकुलेटर में होने चाहिए। अननेसेसरी अगर कोई फंक्शन है, मान लो मैंने तुम्हारे लिए यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए एक कैलकुलेटर बनाया है जिसमें मैंने अननेसेसरी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के फंक्शंस डाल रखे हैं, उसके अलावा लॉगरिथम के फंक्शंस डाल रखे हैं, एंटी लॉगरिथम के फंक्शन डाल रखे हैं, जिसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज होने वाली है, लेकिन वो फंक्शन तुम्हारे काम में ही नहीं आने वाले। तो ऐसी अगर कोई अननेसेसरी फंक्शन की वजह से मेरी अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रही है, तो वैल्यू इंजीनियरिंग उस अननेसेसरी कॉस्ट को कम करने का ट्राई करेगा यहां पर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यहां पर रहने वाला है बीपीआर। तो बीपीआर का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे किसी प्रोसेस में सही तरह से काम नहीं चल रहा है तो हम उस प्रोसेस को दोबारा से स्टार्ट करें, नए सिरे से स्टार्ट करें। बहुत सारे लोगों ने बीपीआर को फॉलो किया, जैसे फोर्ड मोटर्स ने फॉलो किया था। फोर्ड मोटर्स ने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। जैसे रिसेंटली पिछले 15-20 सालों में तुमने अगर देखा होगा तो टाटा मोटर्स ने बीपीआर किया है। टाटा मोटर्स ने अपनी पुरानी जितनी भी डिजाइन, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जो बीपीआर किया है वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट पर किया है, कार डिजाइनिंग डिपार्टमेंट्स पर। तो जितनी भी पुरानी कार्स टाटा मोटर्स डिजाइन करता था उन सारी कार्स को टाटा मोटर्स ने डिसकंटिन्यू किया, और उसके बाद आज नई कार्स बनाना स्टार्ट किया, नई डिजाइन की कार्स बनाना स्टार्ट किया। तो उस चीज को बोला जाता है यहां पर बीपीआर। अच्छा, बीपीआर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहां पर पढ़ने वाले हैं वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक बनाने में हमें एक पूरा नेटवर्क लगता है।
रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमें सप्लायर्स को ढूंढना पड़ता है, सप्लायर से सामान परचेस करना पड़ता है, मेक और बाय के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। उसके बाद हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है अलग अलग फैक्ट्रीज में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फैक्ट्रीज, अलग अलग डिपार्टमेंट वाले लोग वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि एक रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट फिनिश गुड बनाने तक एक पूरा नेटवर्क लगा हुआ होता है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम क्या है? उस नेटवर्क को सही तरह से यूज करके कॉस्ट को कंट्रोल करना, सही टाइम पर, सही जगह पर सही प्रोडक्ट को डिलीवर करना, सही रॉ मटेरियल को परचेज करना ताकि हमारी कॉस्ट कम से कम लगे। तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो मॉड्यूल आने वाला है वो क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। बेसिकली क्वालिटी का मतलब ये हो गया, जैसे पहला टॉपिक इसमें दे रखा है मैनेजिंग क्वालिटी। सबसे पहले एक एग्जांपल से समझना। मान लो कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लो कि हम शूज बना रहे हैं, या हम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं, या हम एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम कार बनाने वाली कंपनी, कुछ भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर हमें इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सरवाइव करना है तो उस सर्वाइवल के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें मार्केट में अलग बनाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम कार मार्केट की बात करें तो कार मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं। मारुति है, टाटा है, अपने होंडा है, अपने यहाँ पर, ठीक है, हुंडई है, किया है, मर्सिडीज है, अलग अलग प्रोडक्ट है। लेकिन आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो सेल कर रहा है ना, यानी क्वांटिटी वाइज नहीं बोल रहा मैं, वॉल्यूम वाइज बोल रहा हूं। वॉल्यूम वाइज का मतलब है, हो सकता है क्वांटिटी वाइज मारुति नंबर 1 हो क्योंकि मारुति के पास बहुत सारी वेराइटीज है। हो सकता है वॉल्यूम वाइज क्योंकि मारुति के पास बहुत सारी वेराइटीज है ना, तो अगर एक एक कार को कम यूनिट भी सेल करेंगे तो उसके नंबर ऑफ कार्स बहुत सारी सेल हो जाएगी। और मारुति के पास एक और सेक्शन भी, उनके पास नेक्सा वगैरह भी है, तो वो कंबाइंड सेल उसकी आ जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है, जैसे है ना, इंडिया में टोयोटा है ना, जो मारुति के साथ मिलकर कार बना रहा है। जैसे टोयोटा की एक लांसा करके कार आती है, वो मारुति के साथ मिलकर बनाई जाती है, मारुति के प्लेटफॉर्म पर बनाई जाती है। तो वो भी एक तरह से मारुति का ही पार्ट हो गया। तो अगर तुम ऐसे ओवरऑल में देखोगे तो हो सकता है मारुति तुम्हें बड़ी कंपनी दिखाई दे। लेकिन मैं अगर इंडिविजुअलिटी में बात करूं तो टाटा आज की डेट में सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी है। जैसे टाटा की पंच हो गई, टाटा की नेक्सॉन हो गई, वो सबसे ज्यादा सेल होने वाली कार है वॉल्यूम वाइज। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं तुम्हें, इवन ओवरऑल अगर तुम टाटा को देखोगे तो टाटा नंबर 3 या नंबर 4 की कंपनी मिलेगी तुम्हें। लेकिन अगर इंडिविजुअलिटी में देखोगे तो टाटा की कार्स जो है वो सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अंदर आती है, अगर तुम इंडिविजुअलिटी में देखोगे। क्यों इतनी ज्यादा टाटा की कार सेल हो रही है? उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स है? नहीं, उसकी डिजाइन बहुत अच्छी है, या बाकी जो कार्स मार्केट में अवेलेबल है उनसे बहुत ज्यादा बेटर डिजाइन है? मे बी नॉट। लेकिन टाटा जो तुम्हें आज की डेट में कार्स की सेफ्टी प्रोवाइड करवा रही है, वैसी सेफ्टी इंडिया के बाकी मैन्युफैक्चरर्स तुम्हें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। उस क्वालिटी की वजह से टाटा कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक अपनी अलग प्रेजेंस बनाकर रख रखी। तो यहां पर हम पढ़ेंगे क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि हम किस तरह से कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम अपनी क्वालिटी को मैनेज करके चल रहे हैं, और क्वालिटी मैनेज करना क्यों जरूरी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है, जैसे कि प्रिवेंशन कॉस्ट, कि अगर हमें हमारी मान लो कि कुछ गलती होने वाली है, उस गलती को रोकने के लिए क्या खर्चा करते हैं, उस गलती को रोकने के लिए हम हमारी क्या कॉस्ट आ रही है। जैसे वहां पर आएगी कि हम मान लो कि हमारी एक इंजीनियरिंग टीम है, हम इंजीनियरिंग टीम को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। उस ट्रेनिंग से क्या होगा कि इंजीनियरिंग टीम जो गलतियां करेगी वो गलतियां कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। जैसे कि अप्रेजल कॉस्ट लगती है यहाँ पर, तो अप्रेजल कॉस्ट में हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं, प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल का इंस्पेक्शन करते हैं, फाइनल गुड का इंस्पेक्शन करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस का इंस्पेक्शन करते हैं, और उसके अलावा अगर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके रेडी हो जाता है तो हम उसको टेस्ट वगैरह भी करते हैं। तो उसको बोला जाता है अप्रेजल कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होती है। उसके अलावा अगर हमारे कोई प्रोडक्ट खराब निकल कर आ रहे हैं, हमें उनको स्क्रैप करना पड़ रहा है, या उन प्रोडक्ट पर हमें दोबारा से काम करना पड़ रहा है, जिसको रीवर्क बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो वो सब अलग अलग तरह की कॉस्ट होती है यहाँ पर। तो उन सारी कॉस्ट का हम यहाँ पर बेसिकली स्टडी करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है वो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो बेसिकली टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिकली एक फिलॉसफी है
जहां पर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक एग्जांपल से समझ, मान लो कि मैं एक रेस्टोरेंट रन कर रहा हूं और उस रेस्टोरेंट में प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उस अच्छी क्वालिटी की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है। या फिर ऐसा मान लो कि मेरा रेस्टोरेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन मेरे स्टाफ का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या मेरा रेस्टोरेंट प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा पा रहा है, लेकिन मेरा जो होटल का एम्बियंस है या होटल की जो लोकेशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं। तो क्या इस वजह से मेरा होटल मार्केट में रन कर पाएगा सिर्फ अच्छे क्वालिटी फूड प्रोवाइड करवाने की वजह से? हो सकता है नहीं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को अच्छे फूड की क्वालिटी भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, मेरे को अच्छी लोकेशन भी ढूंढनी पड़ेगी, मेरे को अपने स्टाफ को ट्रेन भी करना पड़ेगा ताकि उनका बिहेवियर रूड नहीं हो। मेरे को अपने फूड फूड प्रोसेसिंग स्टाफ है, शेफ वगैरह है, मेरे को उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा ताकि कस्टमर अगर ऑर्डर प्लेस करे तो कस्टमर को जल्दी से जल्दी अच्छी क्वालिटी का खाना डिलीवर कर सके। मेरे को अपने होटल का एम्बियंस भी सही रखना पड़ेगा, मेरे को अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखनी पड़ेगी मार्केट में, तभी मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा रेस्टोरेंट सही तरह से मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। तो मेरे मार्केट में सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये सिर्फ एक क्वालिटी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर, जहां पर हम पढ़ेंगे कि कस्टमर पर हमें किस तरह से फोकस करना पड़ता है, कैसे हम हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर पाते हैं। तुमने इंटर में भी पढ़ा होगा TQM के बारे में, काइजेन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फोकस, इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पर। लियन अकाउंटिंग, ये भी तुमने इंटर में पढ़ा है। लियन अकाउंटिंग जैसे वैल्यू क्रिएशन में हमने पढ़ा था कि वैल्यू क्रिएशन अलग अलग स्टेप्स में ये चेक करती है कि क्या प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं। लियन अकाउंटिंग का काम क्या है, अगर वैल्यू ऐड नहीं हो रही है तो उसको वहां से हटा दो। अगर कोई भी कॉस्ट तुम्हारे प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है तो वो कॉस्ट तुम्हारी वेस्ट है, उसको हम बोलते हैं वेस्टेज। अगर वेस्टेज हो रहा है तो उस वेस्टेज को हटाने का ट्राई करो। तुमने इंटर में भी पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट, वहां पर तुमने पढ़ा होगा कि 7 अलग अलग टाइप के वेस्टेज होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, डिफेक्ट, अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के अपने वेस्टेज होते हैं। उन वेस्टेज को दूर करने के लिए लियन अकाउंटिंग काम करता है। सिक्स सिग्मा, ये भी तुम्हारा इंटर में पढ़ा हुआ है, सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। तो सिक्स सिग्मा में बेसिकली हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना इंप्रूव करते हैं कि 3.4 डिफेक्टिव मिलते हैं आउट ऑफ 10 लाख, आउट ऑफ 1 मिलियन। ये सिक्स सिग्मा का स्टैंडर्ड होता है, ये सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड के लिए काम आता है, सिक्स सिग्मा स्टैंडर्ड। तो ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे। तो ये स्टार्टिंग वाले जो 2 मॉड्यूल है ना, ये हमारे यहां पर थ्योरी वाले मॉड्यूल रहने वाला है। उसके बाद जो हमारा सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है मॉड्यूल नंबर 3, डिसीजन मेकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहने वाला है, मॉड्यूल नंबर 3। बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग हर बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर तुम वेटेज वाइज भी देखोगे तो ये वाला सेक्शन जो हमारा है उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है ओवरऑल जितने भी हमारे मॉड्यूल्स यहां पर होने वाले हैं। अकेला सेक्शन 25% वेटेज लेकर बैठा हुआ है। अब 25% का मतलब तुम ये मान के चलो इजीली 30-35 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हें इस वाले सेक्शन में से मिलने वाले हैं। तो ये वाला सेक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर भी जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है ना, इसमें भी हम अलग अलग टॉपिक्स यहां पर पढ़ने वाले, जैसे कि डिसीजन मेकिंग इनटू ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, कि अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शन है तो हम दोनों ही ऑप्शंस की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, और जो हमारी जिस भी ऑप्शन में हमारी कॉस्ट कम आ रही होगी या फ्यूचर में जिस भी ऑप्शन से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी उसको हम यहां पर कंसीडर करेंगे। ठीक है। उसके अलावा प्राइसिंग डिसीजन में अलग अलग तरह की हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं यहां पर। ठीक है। अलग अलग तरह की प्राइसिंग को कंट्रोल करने के बारे में बात की जाती है, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च करते टाइम अलग प्राइस,
अलग प्राइस रखनी होती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। जैसे आईफोन जब नया लॉन्च करेगा, नया अपना फोन लॉन्च करेगा, तो प्राइसेस को वो हायर साइड पर रखता है, ताकि जो लोग ज्यादा पैसा पे कर सकते हैं वो ज्यादा पैसा पे करके आईफोन परचेज कर ले। और धीरे धीरे क्या होगा कि 1 साल बाद उसकी प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, 6 महीने बाद उसकी प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है। उसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग, तो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या होता है कि एक ही कंपनी के दो डिपार्टमेंट एक दूसरे को गुड्स सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सर्विसेज सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उसी को वहां पर बोला जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग। और ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरह के मेथड्स हैं। मार्केट प्राइस मेथड होता है, कॉस्ट बेस्ड मेथड होता है, नेगोशिएबल प्राइस मेथड होता है। तो अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं, हम उनको वहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर टॉपिक है रिलेवेंट कॉस्ट। तो रिलेवेंट कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे फ्यूचर में होने वाले अलग अलग चॉइसेस, जैसे फ्यूचर की हम बात करते हैं, फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते हैं, तो फोरकास्ट करते टाइम हमारे पास में अलग अलग चॉइसेस होती है। उन अलग अलग चॉइसेस की कॉस्ट भी अलग अलग होती है। तो उन कॉस्ट को यहां पर कंपेयर किया जाता है और बेसिकली डिसीजन लिए जाते हैं कि हमें उनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है, किस डिसीजन पर बेसिकली हमें काम करना है। नेक्स्ट हमारा है टारगेट प्राइसिंग। तो टारगेट प्राइसिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मार्केट में ये डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या रहने वाली है। हम एक प्राइस का टारगेट ले लेते हैं, प्राइस का स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और उसके बाद बैकवर्ड कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि हम बैकवर्ड कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि पहले किस पर्टिकुलर में किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी कॉस्ट होनी चाहिए। मान लो कि जैसे हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारा प्रोडक्ट मार्केट में 500 रुपए का सेल हो रहा है, तो उसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा, कितनी हमारी फिक्स कॉस्ट लगेगी, कितनी हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगेगी। तो ऐसे बैकवर्ड में चलना स्टार्ट कर देता है, और एक एक उसमें फिक्स में भी कैलकुलेशन अलग अलग सेक्शन के हिसाब से करते हैं, वेरिएबल में भी हम अलग अलग सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो वो टारगेट कॉस्टिंग हो गया। उसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। देखो, प्रोडक्ट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट की एक लाइफ होती है। प्रोडक्ट को हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, जैसे ह्यूमन की लाइफ साइकिल होती है। तो हर एक लाइफ साइकिल में अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है। जैसे जब हम प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, तब हमें प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा मार्केटिंग एक्सपेंसेस डालने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट ग्रो करता है, तब भी हमें उसकी मार्केटिंग करनी होती है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट हमारी कम हो जाती है। प्रोडक्ट जब मैच्योर होता है, तो मार्केटिंग की कॉस्ट भी कम हो जाती है, डिस्पोजल की कॉस्ट भी कम हो जाती है, R&D की कॉस्ट भी कम हो जाती है। और उसके बाद जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाता है, तो हमें दोबारा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो अलग अलग तरह की कॉस्ट लगती है। तो उन सारी कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि कौन सी यहाँ पर बेसिकली डिसीजन लिए जाएंगे बेस। उसके बाद है असेट लाइफ साइकिल। असेट लाइफ साइकिल में जैसे हम कोई मशीन खरीदते हैं, कोई असेट परचेज कर रहे हैं, तो जब हम मशीन खरीद रहे हैं और जब तक वो मशीन खराब नहीं हो जाती, यानी डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते हम उस मशीन को, तो हमारी उस मशीन पर, उस असेट पर टोटल कितनी कॉस्ट लग रही है, इसको भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। और डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई भी इवेंट जहां पर हम सर्टेन नहीं है, जहां पर अनसर्टेनिटी आ जाती है, जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे चांसेस होना स्टार्ट हो जाता है, 60% चांस है फेल हो जाएगी, 40% चांस है फेल नहीं होगी। इस तरह से जब हम अनसर्टेन होते हैं और वहां पर जब कैलकुलेशन की जाती है, तो उसको बोला जाता है फिर डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोबेबिलिटी। हम ये सिमुलेशन में भी पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट में, यानी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड बनाने तक, प्रोडक्ट में हर एक एक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं। उस एक्टिविटी को फाइंड आउट करने के बाद उस एक्टिविटी में कौन कौन सी कॉस्ट लग रही है, उसको भी फाइंड आउट करते हैं, और उन कॉस्ट का एलोकेशन भी हम सही तरह से असाइन करते हैं। और हम ये पता लगाते हैं कि क्या हमारी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में जो कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट हमारी ठीक तरह से लग पा रही है या नहीं लग पा रही। उसके बेस पर भी हम यहाँ पर डिसीजन लेते हैं, और उसके बेस पर भी यहाँ पर कॉस्ट को असाइन किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कॉन्सेप्ट, यानी टेक्निकली थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कॉन्सेप्ट, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट। उसके बाद जस्ट इन टाइम, JIT, ये हमने इंटर में भी पढ़ा है कि भाई हमारे एक जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है कि हमें अपना स्टॉक 0 रखना है। जब कस्टमर ऑर्डर देगा, तभी हमें मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद हमें उसको प्रोडक्शन करना है, ताकि इससे हमारा क्या होगा, और प्रोडक्शन करके कस्टमर तक पहुंचाना है।
इससे होगा क्या, हमारा स्टोरेज की कॉस्ट हमारी जीरो हो जाएगी, वेस्टेज हमारा नहीं होगा, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा कि जो कुछ टाइम पड़े रहने के बाद खराब हो जाए, कैश फ्लो हमारा बेटर हो जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम्स यहां पर भी होती है, प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि मान लो कि हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करना है कस्टमर के ऑर्डर देने के बाद, और सप्लायर हमें डिले कर दे रॉ मटेरियल पहुंचाना। तो ये तुमने इंटर में भी पढ़ा होगा जस्ट इन टाइम के बारे में। उसके अलावा थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कि अगर कोई ऐसी स्टेज है जहां पर बॉटलनेक आ रहा है। बॉटलनेक का मतलब है कि कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा प्रोसेस, डिपार्टमेंट जो तुम्हें रोकने का काम कर रहा है, उसको है ना तुम्हें ढूंढना है। उस स्लो स्टेप को, उस बॉटलनेक को तुम्हें ढूंढना है, और वहां पर तुम्हें कॉस्ट वगैरह की कैलकुलेशन करनी है यहाँ। ठीक है। थ्रूपुट अकाउंटिंग। बैक फ्लश अकाउंटिंग। तो बैक फ्लश अकाउंटिंग में क्या होता है, कॉस्ट के प्रोडक्शन के एंड में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि हर एक स्टेप के। जब प्रोडक्शन एंड हो जाता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मान लो कि मैं एक छोटा बिजनेस कर रहा हूं, मान लो कि मैं एक पतासे का ठेला चला, तो मैं वहां पर ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं कि आज जो मैंने पतासी बनाई है उसमें कितना ऑयल लगा है, आज जो मैंने पतासी बनाई है उसमें कितना आटा लगा है, एक पतासी बनाने में कितना सूजी लगा है, एक पतासी बनाने में, या एक पतासी जब मैं मार्केट में सेल करने वाला हूं तो उसमें कितना आलू लगने वाला है, कितना उसमें चना लगने वाला है, कितनी मिर्ची लगने वाली है, कितना नमक लगने वाला है। मैं इस तरह से कैलकुलेशन नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओवरऑल कैलकुलेशन करूंगा कि आज पूरा दिन मैंने जो काम किया है उसमें मैंने कितने रुपए का आलू खरीदा था, कितने रुपए का नमक खरीदा था, कितने रुपए का बाकी स्पाइसेस परचेज किया था, कितने रुपए मेरे तेल में लगे हैं, कितने रुपए मेरे आटे में लगे हैं, कितने रुपए मेरे गैस में लगे हैं, और मैं उन सबको एक साथ ऐड करके बोलूंगा कि आज जो भी मैं पतासी बेचने वाला हूं, उस पतासे को बेचने में मेरा टोटल 5,000 रुपए का खर्चा लगा है, मेरी 5,000 रुपए की कॉस्ट आई है। मैं हर एक स्टेप में इसकी कॉस्ट नहीं निकाल सकता कि मैंने जब आटा खरीदा उसके बाद आटा लगाया उसमें कितनी कॉस्ट लगी, उससे जब मैंने पतासी बनाई तो उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, मैं ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो बैक फ्लश अकाउंटिंग में क्या होता है कि बीच बीच में हम रिकॉर्ड नहीं करते कॉस्ट को, एकदम लास्ट में जाके रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमारी अकाउंटिंग थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। अच्छा, बेंचमार्किंग भी तुमने इंटर में पढ़ा हुआ है। बेसिकली हम एक परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड बनाते हैं और उस स्टैंडर्ड को हमारे परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और हम उनके बीच में गैप को ढूंढने का ट्राई करते हैं। अब वो गैप बेंचमार्किंग के अंदर बेसिकली हम उस गैप को ढूंढकर उस गैप को फिल करने का ट्राई करेंगे। यहाँ अलग अलग तरह की बेंचमार्किंग होती है, तुमने देखा होगा, इंटरनल बेंचमार्किंग होती है, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएंस एनालिसिस, हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है। तो वेरिएंस एनालिसिस में बेसिकली ये भी तुम लोग इंटर में कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़कर आए हो, जहां पर तुमने पढ़ा होगा हमारे एक टॉपिक चलता है इंटर की कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से, जहां पर तुम ये पढ़ते हो कि एक्चुअल वर्सेस बजटेड कॉस्टिंग। ठीक है, कि हमने कितना ऑब्जर्व किया था कि हमारी कितनी कॉस्ट लगने वाली है और एक्चुअल में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है, उन दोनों के डिफरेंस को कंपेयर करते हैं। उन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वही डिफरेंस वेरिएंस बोला जाता है। और तुमने देखा होगा वहां पर वेरिएंस भी अलग अलग तरह का आता है। तुमने देखा होगा फेवरेबल भी होता है, एडवर्स भी होता है। मान लो हमने जितना कॉस्ट ऑब्जर्व किया है उससे कम हमारी कॉस्ट लग रही है तो फेवरेबल है। मान लो जितना हमने प्रॉफिट ऑब्जर्व किया है, प्रॉफिट उससे हमारा कम आ रहा है तो वो एडवर्स हो जाएगा। तो वहां पर तुम लोगों ने पढ़ा होगा वेरिएंस एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो हम यहां पर पढ़ेंगे, वो होगा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अच्छा, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब है, मान लो कि हमारे ही जैसी कंपनी हमारी ही इंडस्ट्री में कौन से कॉस्टिंग मेथड को यूज करके कॉस्ट को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्टोरेंट रन करता हूं और तुम लोग भी एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। तुम्हारे रेस्टोरेंट की जो मार्केटिंग कॉस्ट है मेरे रेस्टोरेंट की मार्केटिंग कॉस्ट से कम आ रही है। हम दोनों सेम ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, हम दोनों ही फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तुम भी रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, मैं भी रेस्टोरेंट रन कर रहा हूं। तुम्हारी मार्केटिंग कॉस्ट मेरी मार्केटिंग कॉस्ट से कम आ रही है। तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि तुम्हारी कंपनी जिस तरह की मार्केटिंग मेथड्स को यूज कर रही है मैं उसको फॉलो करने का ट्राई करूंगा। इससे होगा क्या कि तुम्हारी और मार्केटिंग कॉस्ट और मेरी मार्केटिंग कॉस्ट के बीच में कंपैरिजन भी आसान हो जाएगा और मैं उसको फॉलो करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को भी रिड्यूस करने का ट्राई करूंगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन रहने वाला है वो रहने वाला है क्यूटी का।
जिसको इंटर में हम ओएम के नाम से जानते हैं। ये है हमारा इंटर का ओएम, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। यहां पर तुम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, लगभग सारे ही टॉपिक्स तुम इंटर में पढ़ के आ चुके हो, लेकिन ये टॉपिक्स यहां पर थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला टॉपिक अपना लीनियर प्रोग्रामिंग है। इंटर में भी तुम पढ़कर आ चुके हो लीनियर प्रोग्रामिंग। इंटर में जो लीनियर प्रोग्रामिंग डिस्कस किया जाता है, बेसिकली वो केवल फंक्शंस बनाने को लेकर, और ज्यादा से ज्यादा तुम मान लो ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है तुम्हें वहां पर। फाइनल में क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे, हम इंटर वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, हम फाइनल वाले क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, लेकिन फाइनल वाले क्वेश्चंस एक तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चंस यहाँ पर। उसके अलावा जैसे हम इंटर के अंदर फंक्शंस बनाने वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अलावा हम इंटर के अंदर ग्राफिकल मेथड वगैरह पढ़ते हैं, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और साथ में हम यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है सिंप्लेक्स मेथड, उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व करने वाला। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हम ये देखते हैं, वहां पर तुम इंटर में पढ़ा हुआ है तुम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, लीस्ट कॉस्ट मेथड, गूगल अप्रोक्सिएशन मेथड, मेथड ऑफ ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब मेथड हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। स्पेशल केसेस भी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये इंटर में पढ़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट इंटर जैसा है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस भी है यहाँ पर, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के क्वेश्चंस भी है फाइनल के अंदर, लेकिन ऑलमोस्ट इंटर जैसा ही है ट्रांसपोर्टेशन। असाइनमेंट ऑलमोस्ट इंटर जैसा ही है, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर फाइनल के अंदर। असाइनमेंट में बेसिकली हम वही एक मेथड पढ़ने वाले हैं जो हम इंटर में पढ़ रहे थे, हंगेरियन असाइनमेंट मॉडल। हमारे पास कुछ वर्कर्स होते हैं, कुछ जॉब्स होती है, एक एक वर्कर को एक एक जॉब हमें प्रोवाइड करवानी होती है। कौन सा वर्कर कौन सी जॉब को करने में कम टाइम लगाएगा, कम कॉस्ट लगाएगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, उस तरह से यहाँ पर कॉस्ट की कैलकुलेशन, प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, एक नया टॉपिक है जो तुम लोगों का इंटर में नहीं पढ़ा हुआ है, जिसका नाम है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी तुम्हारे लिए नया टॉपिक होने वाला है बेसिकली यहाँ पर। तो गेम थ्योरी में क्या होता है कि दो प्लेयर्स हमारे हमारे कोर्स के अंदर है, दो प्लेयर्स होंगे, वो दोनों प्लेयर्स गेम खेलेंगे, एक पर्टिकुलर गेम को प्ले करेंगे। एक बंदा जीतने के लिए गेम खेलेगा और एक बंदा दूसरे को हराने के लिए गेम खेलेगा, दो प्लेयर्स। और हम उन दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करेंगे। एक बंदा हो सकता है ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी पे खेल रहा हो, एक बंदा हो सकता है डिफेंसिव स्ट्रेटेजी पे खेल रहा हो। तो हम दोनों प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी को कंपेयर करेंगे, और जो भी प्लेयर वीक होगा उस प्लेयर को हम यहां पर हटाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट है, नया टॉपिक है गेम थ्योरी, जो तुमने इंटर में नहीं पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सिमुलेशन, इंटर में पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली इंटर वाला ही है, कुछ एक दो क्वेश्चंस यहां पर एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिमुलेशन, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में फिर भी कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर मैं सिमुलेशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम ही तरह का है। बस तुमने अगर इंटर का सिमुलेशन तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान हो, तो सिमुलेशन में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन अलग तरह का होता है सिमुलेशन के अंदर। तो फाइनल के अंदर भी जो सिमुलेशन है, हर एक क्वेश्चन अलग तरह का है। इंटर वाले क्वेश्चंस एज इट इज है, और कुछ नए क्वेश्चंस भी है, कुछ हम जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस है वो भी यहां पर देखेंगे। तो सिमुलेशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का सही है। नेक्स्ट टॉपिक पर्ट सीपीएम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही आता है, 10 से ज्यादा भी, कभी कभी 15-16 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी इस चैप्टर से। इंटर में भी पढ़ा हुआ है तुम्हारा ये चैप्टर पर्ट एंड सीपीएम। इंटर में जब तुम लोग पढ़ते हो तो इंटर में ज्यादा फोकस किया जाता है नेटवर्क डायग्राम के ऊपर, ज्यादा फोकस किया जाता है क्रिटिकल पाथ की कैलकुलेशन के ऊपर, ज्यादा फोकस किया जाता है इंटर के अंदर फ्लोट पर, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट। लेकिन जब तुम फाइनल में पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक्स तो आने वाले हैं, नेटवर्क डायग्राम आने वाला है, क्रिटिकल पाथ का मेजरमेंट आने वाला है, फ्लोट्स आने वाला है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके हर बार फाइनल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि पर्ट का क्वेश्चन, जैसे कि क्रैशिंग, फाइनल में पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो तुम इंटर में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़कर आए हो, उनको तुम फाइनल में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो पर्ट हो गया, क्रैशिंग हो गया, रिसोर्स लेवलिंग हो गया, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो फाइनल में, इंटर में इंट्रोडक्शन के नाम पर वो कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इतने ज्यादा डिटेल में नहीं थे जितने ज्यादा फाइनल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक लर्निंग कर्व।
वही है लर्निंग कर्व, तुमने इंटर में भी पढ़ा हुआ है, एमए के अंदर आता है लर्निंग कर्व, कि हम एक ही काम को अगर बार बार करते रहते हैं तो हम उस काम को सीखते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है और हमें टाइम भी कम लगता है। इसी को लर्निंग कर्व बोलते हैं। तो लर्निंग कर्व तुमने इंटर में पढ़ा हुआ है, वो तो है, लेकिन लर्निंग कर्व के एडवांस क्वेश्चंस भी आते हैं फाइनल के अंदर। तो जितना तुमने इंटर में पढ़ा हुआ है वो तो ऐसा मान लो इस लर्निंग कर्व का 20% पार्ट है, 20% ही है, बाकी 80% थोड़ा सा एडवांस है, वो हम यहां पर पढ़ेंगे। मैक्सिमम मिनिमम, ये तुम्हारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। यहां पर बेसिकली हम इकोनॉमिक्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट का किस स्टेज पर जाकर कम होगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी मिनिमम किस स्टेज पर जाकर होने वाली है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट किस स्टेज पर जाकर मिनिमम होगी, हमारा प्रॉफिट किस स्टेज पर जाकर मैक्सिमम होगा। ये हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैक्सिमम मिनिमम अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तुम्हें यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक टॉपिक चलता है कैलकुलस के नाम से। उस कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है ना, बेसिकली डिफरेंशिएशन जो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, वो डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा के अंदर। और ये मैक्सिमम मिनिमा वाला सेम चैप्टर तुम्हारा पेपर नंबर 20A SPM BB करके है वो पेपर, उसके अंदर भी ये सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चैप्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे बिजनेस फोरकास्टिंग। बिजनेस फोरकास्टिंग का इंट्रोडक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शन तुम इंटर में पढ़कर आ चुके हो, जिसको तुम बोलते हो रिग्रेशन एनालिसिस। उसके अलावा हम यहां पर रिग्रेशन एनालिसिस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जैसे हम इंटर में 2 वेरिएबल वाला रिग्रेशन पढ़ते हैं, फाइनल के अंदर हम 2 वेरिएबल वाला और 3 वेरिएबल वाला रिग्रेशंस भी पढ़ेंगे। उसके अलावा फाइनल के अंदर हम मूविंग एवरेज भी पढ़ेंगे, सीजनल फ्लक्चुएशंस भी पढ़ेंगे, स्मूथिंग भी पढ़ेंगे। अलग अलग कॉन्सेप्ट यहां पर रहने वाले हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम यहां पर पढ़ेंगे। और लास्ट वाला एक थ्योरी का टॉपिक है जो तुम इंटर में पढ़कर आ चुके हो। इंटर में एफएम के साथ एक बीडीए करके आता था, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स करके, उसी का एक छोटा वर्जन यहां पर भी दिया हुआ है। इंटर में वो 20 नंबर का था, फाइनल में एक एमसीक्यू आता है, इससे ज्यादा नहीं आता इसमें। तो जो इंटर में हम पढ़कर आए हैं उसी का एक छोटा वर्जन फाइनल के अंदर है हमारे पास में, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। और हमारा ये इंट्रोडक्शन यहां पर कंप्लीट होता है। वैसे तो हम किसी भी एक टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है, कि हम चाहे तो कॉस्टिंग में डिसीजन थ्योरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंट कॉस्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी टॉपिक से इस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो जो यहां पर सेक्शन बी है इस सब्जेक्ट का जो सेक्शन बी है, जो हमारा बेसिकली इंटर की ऑपरेशन मैनेजमेंट है, जिसको हम क्यूटी बोलते हैं, वो तुम्हारा इंटर में पढ़ा हुआ है। एटलीस्ट तुम्हारा इंट्रोडक्शन टाइप का सा पढ़ा हुआ है, या तुम्हें उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो वो टॉपिक्स तुम्हारे लिए इजी होते हैं पढ़ने के अंदर। तो इसीलिए हम नेक्स्ट वाली क्लास से हमारा जो इंटर का ऑपरेशन मैनेजमेंट, फाइनल का क्यूटी, इस वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई पहला चैप्टर जो यहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, हम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करें। क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर डिफरेंट है। यहाँ तुमने इंटर में पढ़ा है, तुम्हें पता होगा अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम किसी भी एक टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग थोड़ा सा एक मुश्किल कॉन्सेप्ट होने वाला है, मुश्किल टॉपिक होने वाला है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही थोड़ा मुश्किल टॉपिक में सजेस्ट करूं या मुश्किल टॉपिक में पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो हम यहां पर मेरे नोट्स को फॉलो करेंगे। मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो टॉपिक पढ़ते हैं डिमांड फोरकास्टिंग, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिमुलेशन, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं गेम थ्योरी, मैक्सिमम मिनिमा, इस तरह से वहां पर हम टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में हम जाकर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। पर्ट सीपीएम उसके बाद में पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद पढ़ेंगे हम पर्ट सीपीएम। तो हम इस तरह से, जैसे मेरे नोट्स मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है, तुम लिंक वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं नोट्स के अंदर। और उसके अलावा मैं ग्रुप में, तो जो हम क्लास प्लस में हमारी क्लासेस अपलोड करने वाले हैं, वहां पर भी मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो क्यूटी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले सबसे पहले सेक्शन बी, और सेक्शन बी मैं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, जैसे मेरे नोट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो अप करूंगा यहाँ पर चैप्टर्स। सेक्शन बी में लगभग टाइम लगने वाला है, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो लगभग
2-2.5 महीने का टाइम लगने वाला है, लगभग 60-70 क्लासेस, 80 क्लासेस मान के चलो तुम सेक्शन बी में होने वाली है। और हर एक क्लास को हम ट्राई करेंगे 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में रखने का ट्राई करें, ठीक है। तो लगभग 70-80 क्लासेस सेक्शन बी की होने वाली है। उसके बाद हम सेक्शन ए पढ़ेंगे। वैसे सेक्शन ए का भी तो इंट्रोडक्शन है ना, इंटर की कॉस्टिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जिनमें तुम्हारा एक मेन चैप्टर हुआ करता था मार्जिनल, वहां पर तुम पढ़कर आ चुके हो इंट्रोडक्शन, वही यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला होगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, कुछ डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी हम यहां पर पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम क्यूटी के बाद कंटिन्यू करेंगे। और इस सेक्शन में भी लगभग 80-90 क्लासेस के आसपास का टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर मैं मान के चलूं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर 141, दोनों सब्जेक्ट का मतलब दोनों सेक्शंस में मिलाकर 140-150 आवर्स के आसपास का टाइम लगने वाला है अपने को। और हम हर एक क्लास लगभग 1-1.25 घंटे की रखेंगे। तो मैं अगर तुम्हें कैलकुलेशन करके बताऊं तो ऑलमोस्ट मान के चलो 150 क्लासेस है अपने, 150 आवर्स है। और मैं अगर 1.25 आवर्स भी पर क्लास को दूं तो 120-130 क्लासेस के बीच में हमारा टोटल ये वाला सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेक्शन नंबर बी। आज वाली क्लास के लिए इतना ही काफी है। तुम लोग अपना ध्यान रखो।